Hello everyone, welcome to our 100+ Academy. So today we will be discussing Physics Sample Paper 1 of Class 10. ठीक है बच्चों, तो एज यू नो कि हमारे संडे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें वी आर कंडक्टिंग क्लास 10 के सेम जैसे आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स आ चुके हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, जिस पैटर्न में आने वाला है उसी के हम डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, जो हमारा अभी संडे टेस्ट सीरीज हुआ था सेम उसी तरीके से पैटर्न से हुआ था, राइट. तो देखते हैं हमने कहाँ गलती की है, कहाँ हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक एंड पेन विथ यू सो दैट यू कैन अगेन रिकरेक्ट योर मिस्टेक्स. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का. पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से. इन बाइफोकल लेंसेज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया. तो प्रेस बायोपिया में बच्चे आपसे पूछा जा रहा है, एज यू नो कि प्रेस बायोपिया के जो लेंसेज होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, कि इस तरीके से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, राइट. तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है एंड ऊपर वाला पोर्शन इज आर कॉनकेव लेंस, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर डी. The upper portion is of concave lens for the distant vision, right. Concave lens कौन यूज करता है, जैसे मायोपिया है जिसे दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिखती है, और हाइपरमेट्रोपिया कौन यूज करता है, कॉन्वेक्स लेंस, राइट. हाइपरमेट्रोपिया वाले लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिन्हें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, राइट. बहुत इजी एमसीक्यू था, बहुत बार रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वाटर इज 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, the speed of light in water is. बच्चों सबसे पहली चीज जो है बच्चे, सबसे पहली चीज यही है कि जब मैंने आपका लाइट की चैप्टर की, जब मैंने आपकी रिकॉर्डिंग ली थी, आपका वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें ही सबसे पहले आपको बता दिया था that the speed of light in water and the speed of light in glass as well as the speed of light in vacuum, these are three very important things. और इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, राइट. तो इससे तो बच्चे को कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ये लोग कर लेंगे टिक, राइट. 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Now next, the focal length of convex lens depends on. बहुत बच्चों ने इसका आंसर रेडियस ऑफ द कर्वेचर ही लिख दिया है. ऑल ऑफ दीज है बच्चों इसका आंसर. कलर ऑफ द लाइट पे भी डिपेंड करता है बच्चों, एज वेल एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, द मटेरियल ऑफ इंडेक्स. ठीक है, द मटेरियल इंडेक्स. नाउ स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो. सो आपसे बच्चे पूछा गया था कि यहाँ पे आपका कौन सा डिफेक्ट है. ठीक है, नेम द डिफेक्ट. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार रिपीट भी हो रखा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस डायग्राम दैट दिस इज द डिफेक्ट नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, राइट. हाइपरमेट्रोपिया का केस है जहां पे आपका जो इमेज है वो कहाँ बनता है बच्चे, बिहाइंड द रेटिना, राइट, इन फ्रंट ऑफ रेटिना इन मायोपिया. लीस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट. कॉजेज क्या होते हैं बच्चे, 2 कॉजेज होते हैं कि हमारी आईबॉल शॉर्ट हो जाती है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, राइट. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड. तो किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो मैं यहाँ पे आपको लेके आई हूँ कि कैसे आपके हाफ मार्क्स भी नहीं कटेंगे. अकॉर्डिंग टू योर मार्किंग स्कीम द करेक्ट आंसर शुड बी लाइक दिस, दैट दिस डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, और यू कैन ऑल्सो राइट फार साइटेडनेस. ठीक है, नाउ सेकेंड में द 2 possible causes. So the presentation is very important whenever you are writing a board paper, right. So the possible causes of this defect are focal length of the eye lens is too long, and the second is the eyeball has become too small. Second, 26 क्वेश्चन बच्चे हमारा था स्टेट रीजन फॉर मायोपिया. अगेन ये भी 2 मार्किंग था. मायोपिया के केसेस उसके उल्टे हो जाते हैं. क्या होता है भाई, दैट मायोपिया इज डिफेक्ट इन व्हिच अ पर्सन क्लियरली सीज ऑल द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट इज अनेबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट. इसके कॉजेस क्या हो जाएंगे कि आपका जो इलोंगेटेड आईबॉल हो गया, आपका जो आईबॉल है वो इलोंगेटेड हो गया है एंड द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, राइट. इसका ये डायग्राम है कुछ इस तरीके से कि पहले तो इस तरीके से हमारा इन फ्रंट ऑफ रेटिना आपका बन रहा था, और अब जब आपने कौन सा भाई कॉनकेव लेंस यूज करा, ये देखो
कॉनकेव लेंस यूज करा तो आपको रेटिना पे फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से इसका प्रॉपर आंसर देंगे एंड यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स ऑफ कोर्स। नाउ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एफ कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड डायरेक्ट एज वेल एज एन इन्वर्टेड इमेज। इसका आप डायग्राम जरूर बनाएंगे बच्चे, ठीक है, इसका डायग्राम बनाना इज इंपॉर्टेंट। आप इसको दिखा दो कि भाई हाँ इस तरीके से इसका डायग्राम है कि कहाँ कहाँ पे बनता है। एग्जाम्पल जो सॉल्यूशन में है दैट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड एज वेल एज डायरेक्ट, राइट। तो इसका एक बार डायग्राम बना दो। उसके बाद फिर when an object is placed between curvature and focus, C और F के बीच में रहता है तो भी तो भाई रियल इन्वर्टेड बनता है, राइट, रियल इन्वर्टेड बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, सेम साइड ऑफ द मिरर बनता है। तो इस तरीके के जब आप डायग्राम के साथ दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, a student wants to project the image of a candle flame on a screen 80 centimeter in front of a mirror by keeping the candle flame at a distance of 20 centimeter from the pole. So which type of mirror should the student use? Of course बच्चे concave mirror उसे use करना चाहिए, right? And distance आपको दे रखा है -20. You know by sign convention that u is always negative, right? And v is equal to 80 centimeter. Magnification निकालोगे -v by u is for the mirror and lens के लिए only v by u. Now minus 80 minus 20 minus 4 is the आपका magnification and distance between object and image आपसे पूछा गया तो v minus u हो जाएगा, that is minus 80 centimeter minus 20 centimeter, that will be equal to minus 80 plus 20, that is 60 centimeter, ठीक है। State 2 main causes, बच्चे आपको 2 कॉजेज बताने थे, नियर साइटेडनेस दैट इज मायोपिया अगेन जो हम लोगों ने बात की थी, डिक्रीज इन फोकल लेंथ एंड इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, और उसके बाद आपको इसका इस तरीके से डायग्राम बनाना था एज वेल एज आपको एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखा था ह्यूमन आई से। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे थे। बच्चे पूछा था आपसे बेसिकली द फार पॉइंट, आपको फार पॉइंट गिवन था बच्चे, दैट वाज 100 सेंटीमीटर, राइट। नाउ यू फॉर द मायोपिक केस वी टेक u as infinity, देखो बच्चे infinity लेते हैं हम लोग, और v that is far point, v is what बच्चे your far point. So according to this lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, you will be getting -1 diopter. As you know that if we have focal length या किसी तरीके से अगर आप फोकल लेंथ किसी तरीके से क्या यू हैव द फॉर्मूला, राइट, फोकल लेंथ है तो यू कैन इजीली सॉल्व द पावर दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द एसआई यूनिट एंड दैट इज डायोप्टर्स. Now the 36th question, draw a labeled ray diagram to show the path of a ray of light incident obliquely on one face of the glass slab, and second calculate the refractive index of the material. So you have these questions and also you have to calculate the focal length. So सबसे पहले we will be observing the first part. So the ray diagram, this is very important and this is the question that is very important as well as very easy, right? The diagram is really easy for the glass slab. You just have to mark all the points. You just have to draw your diagram with pencil with proper measurements, right? And now the glass slab. उसके बाद आप don't forget to name it like A, B, C, D and lateral displacement, the distance between the emergent ray and the actual incident ray जो जानी चाहिए तो उन दोनों के बीच में कितना वो डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हर एक चीज़ को आपने मार्क किया, आई को मार्क किया, आर को मार्क किया, इंसिडेंट रे ये रही मैम, अच्छा मैम ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। इस तरीके से जब आप अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट करोगे, आई एम श्योर and it's guarantee you will be having full marks in your board examination if you will be presenting your answer in a great manner. Now the glass refractive index आपको ये दे रखा था, NG निकालोगे 3 into 10 की पावर 8 upon 2 into 10 की पावर 8। मैम ये कौन सा फॉर्मूला है? N is equal to C by V, बच्चों याद आ गया। Now NG is equal to 1.5 and you also have to find the power, right? So 1 by F that is 1 by P 1 upon 2.5 that is 1 by -25 and 40 सेंटीमीटर। क्यों आया भाई? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकाल दिया। यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर्स इन मीटर्स, ठीक है, उसमें कुछ आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। एंड बिकॉज वी नो दैट इन नेगेटिव साइन किसका है बच्चों? मायोपिक केस का है, राइट।
किसका साइन है भाई नेगेटिव, मायोपिक केस का, सो कॉनकेव लेंस है ये, ठीक है ना। एक बार और पार्ट देख लेते हैं, स्टेट द डायग्राम एंड फिगर एंड आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बच्चे हमारे पास डायग्राम था, ये हमारे पास लेंस था। देखो भाई बच्चों इस तरीके से आ रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है भी मैम कॉनकेव लेंस होगा, बिकॉज वी नो दैट कॉनकेव लेंसेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर। Now the name lens L, what are the points F1 and F2 called? Complete the diagram to from the image of the object AB and state 3 characteristics of the image form. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये बच्चों, ठीक है। ये बता दिया कॉनकेव लेंस है, आपने ये बना दिया आपका डायग्राम इस तरीके से, और आपने बता दिया वर्चुअल इनडायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये तो हमें अच्छे से याद है, राइट। यही तो केसेस होते हैं दो, और फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F2. Now we had this case study question, define the principal axis of a concave mirror, then pole of the mirror, find the radius of curvature, ठीक है। उसके बाद फिर हमसे पूछा गया था that object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे, और फिर पोजीशन निकालनी है, और में ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये केस स्टडी थी बच्चों हमारे पास, इसका सॉल्यूशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। व्हाट इज दिस बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, राइट ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन था, तो u आपके पास -10 था, f + 15। नाउ यू पुट द फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, एंड अकॉर्डिंग टू दिस v विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड एक और जो क्वेश्चन में दे रखा था कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर का डायग्राम, इस तरीके से आप बना दोगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व हो गया। 26 मार्किंग थी हमारी इस बार फिजिक्स की, एंड सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप बच्चे कि अब हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है पेपर साइंस का, जिसमें हम लोग अगेन 80 मार्क्स सेम बोर्ड के पैटर्न की तरह जो पेपर लेने वाला है, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए एंड फॉलो दिस टेस्ट सीरीज फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट। ओके एवरीवन। तो बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे आगे पेपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट x y z मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देखो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्या चीज बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं बहुत फोकस करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरे नाइट्रोजन कितने थे बेटा, यहाँ मुझे नाइट्रोजन दिख गए 2 है, तो यानी ये तो करेक्ट हो गया कि यहाँ पे Z क्या होगा, Z तो 2 होगा, ठीक है। Z क्या होगा बेटा, Z2। तो कौन से ऑप्शन में Z2 है भाई, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे Z2 ले लिया, ठीक है, तो फिर इस दोनों को चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैंने 4 रखा, 4Zn NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, से बनना है 2ZnO प्लस 2NO2। तो बेटा ये रिएक्शन देखो, अगर यहाँ पे 2 + 4 + O2 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं, ठीक है, अगर मैं देखो ध्यान से, ठीक है। बट यहाँ पे Zn ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर Zn नहीं बैलेंस हो रहा। तो अगर मैं थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर दूं, ठीक है, तो 2 to 4, अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पे पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन साफ साफ बुझा पूरा बैलेंसिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2NO2 और प्लस O2, ठीक है बेटा। तो समझिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट। बेटा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो सीधी सी बात है बेटा, जब इसको हीट करते हैं तो बनता है क्या, PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है यहाँ पे, और O2। तो सब लोग ये याद रखेंगे कि व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट इट्स फॉर्म लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकंपोजिशन। बेटा सीधी सी बात है, डीकंपोजिशन कहाँ पे हो रहा है, तो डीकंपोजिशन यहाँ पे हो रहा इज लाइट। एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन लाइट का सिल्वर ब्रोमाइड का टेस्ट है बेटा। यहाँ पे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो 2Ag + Br2 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा आप मुझे बताओ, यहाँ पे वाटर का करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का कितना है 1, तो 2:1। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशियो 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल। बेटा यहाँ पे हम लोग हीलियम और नाइट्रोजन दोनों ही गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हीलियम थोड़ा सा क्या होता है, हीलियम थोड़ा सा महंगा होता है, तो हम लोग नाइट्रोजन को यूज करते हैं, ठीक है, पैकेजिंग में चीप होता है इस वजह से। द ऑक्साइड विच कैन कन्वर्ट। बेटा HCl क्या है, HCl एसिड है, और KOH क्या है, KOH बेस है। तो आप मुझे बताओ वो ऑक्साइड, मैंने एक ट्रिक भी सब बताई थी, आसान सब बेटा, मैंने एक ट्रिक बताई थी, आसान सब सी ले
बाकी बचे Al जाने। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, Al जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, तो Al2O3 का जो ऑक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज एम्फोटेरिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप विद एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, बेटा सीधी सी बात है, ग्लो किस में होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें फ्री आयंस होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्री, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन द टाइम बेटा यहाँ पे कह रहा है कि बल्ब क्या होगा, अगर ग्लो होगा कि नहीं होगा, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकम नॉट एसिडिक, बल्ब विल ग्लो बिकॉज एनवेज। बेटा सीधी सी बात है भाई, ग्लो करेगा क्योंकि क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है उस कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड इज, अभी बेटा हम लोग ने रिएक्शन किया था, सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr को जब तुम हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, 2Ag प्लस Br2। तो बहुत ठीक है, सीधी सी बात है, कलर बोतल में रखते हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ए नेक्स्ट, यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B, pH ऑफ द सॉल्यूशन A इज, बेटा सीधी सी बात है, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, विच हैज मोर, बेटा सीधी सी बात है, जो H प्लस कंसेंट्रेशन होता है तो pH का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, तो जितना pH बढ़ाओगे H प्लस का कंसेंट्रेशन उतना कम होता जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, जिसका pH कम होगा वो एसिडिक होगा, वो अच्छा एसिड होगा। ठीक है बेटा, तो जिसका pH कम होगा वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बेटा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, 2AgCl। ठीक है बेटा, 2Ag प्लस Cl2, और बेटा इसमें जो कलर आएगा वो सिल्वरिश आ जाएगा क्योंकि सिल्वर की वजह से। ठीक है, चमकता हुआ आएगा। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हीट रिलीज होगी। आगे व्हाट हैवन इलेक्ट्रिक, बेटा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, सीधी सी बात है बेटा, अगर तुम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वहां पे कौन सी, राइट द केमिकल रिएक्शन नेम द गैस इवॉल्व ऑफ एनोड कैथोड। बेटा सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो किसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब व्हाट, तो 2H2O बन जाएगा क्या बेटा, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन। अब बेटा सुनना, ये बन गया। अब कौन एनोड पे कौन कैथोड पे, तो एनोड पे तो होता क्या हमेशा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा हमेशा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है हमेशा, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो अगर तुम जाओ एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे होगा बेटा एनोड ऑक्सीडेशन, और बेटा उस पर कौन सी गैस जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड। यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो सुनना ध्यान से, बात तो समझो। अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसमें कौन जाएगा, क्लोरीन गैस जाएगी, तो Cl माइनस से क्या बनेगा, Cl2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और जो वो इलेक्ट्रोड होगा वहां पे क्या होगा, 2H2O से बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है, और 2OH माइनस, तो हाइड्रोजन जाएगी कहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पे और एनोड पे जाएगी ये। ठीक है, मिल्क मिलाते वेरी स्मॉल अमाउंट बेकिंग सोडा। बेटा सीधी सी बात है, बेकिंग सोडा क्यों मिल्क मिलाते, क्योंकि बेटा क्या होता उसमें वो कहीं जल्दी से क्या हो जाए कि कर्ड ना बन जाए, क्योंकि आपको पता है मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा उसमें, लैक्टो एक वो होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो चेंज ना हो जाए। तो व्हाई डज इट शिफ्ट द pH, सीधी सी बात है बेटा, अगर एल्कलाइन नहीं होगा तो कर्ड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। व्हाई डज मिल्क टेक ए लॉन्ग, सीधी सी बात अभी बताया ना मैंने कि उसकी रिएक्शन जैसे करा देंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, आगे एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस अभी बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस फॉर्म, बेटा 2NaOH प्लस 2H2O फॉर्म्स 2NaCl प्लस क्लोरीन प्लस H2। ठीक है, अब सीधी बात है, तो यहाँ पे कौन सी गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई। और इसकी जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन की, तो बन जाता है क्या, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। तो पहला हो जाएगा क्लोरीन इन्वॉल्व इस उसमें, और दूसरा हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे मैंने मोर रिएक्टिव, सीधी बात बेटा, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, और ये क्या होता है फेरस सल्फेट FeS। तो सीधी सी बात है भाई, FeSO4 के पास जाएगा, और ये क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस H2S। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल हो जाएगा, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट मेंशन रिएक्शन विच इज बेटा सीधी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द, तो ऑक्सीजन गैस को लेवल बनाने के लिए तुम पोटेशियम क्लोराइड को भी हीट कर सकते हो 2KClO3, तो 2KCl + 3O2 ऑक्सीजन बन जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन, बेटा अभी डबल डिस्टिलेशन ऊपर भी देख लो कि क्या हो रहा कि कोई भी ऐसा जैसे मान लो H2SO यही था, ये भी डबल डिस्टिलेशन का एग्जांपल है, ये एक दूसरे को हटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब विच एलिमेंट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स, बेटा सीधी बात है जो उससे ऊपर होंगे सोडियम का करेगा, उसके सॉल्यूशन से एल्यूमिनियम को सोडियम का करेगा, सोडियम एल्यूमिनियम के सॉल्यूशन से उसको हटा देगा, ठीक है, जो कि उसके ऊपर है, ठीक है। तो बेटा ठीक है, थैंक यू बेटा। Now turn for your biology section. So our first question is, in the excretory system of human beings, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and water are selectively reabsorbed in. Okay, तो बेसिकली जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस थे इनका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आंसर आपका क्या होगा, नेफ्रॉन, ठीक है। देखो आपको याद रखना है कि जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है नेफ्रॉन में भी कौन से पार्ट में होता है, आपका ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की मैं बात कर रही हूँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका कौन से पार्ट में होता है, कॉर्पसल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, ओके, द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन यस स्टार्च, ओके। सो करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ओके, तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से जो मॉलिक्यूल हैं वो बनते हैं लास्ट में, तो बेसिकली आपके अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी, देखो जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो जो रिब्स है वो क्या होती है, लिफ्ट अप हो जाती है, ठीक है, और जो डायफ्राम वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। तो आप आंसर क्या लिखोगे, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, रिलैक्स्ड रिब्स एंड डोम शेप डायफ्राम। ये किस में होता है, जब एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। तो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रा, अमीबा एंड स्पाइरोगायरा, दे आर यूनिसेलुलर। देखो अमीबा इज यूनिसेलुलर, आपकी जो स्पाइरोगायरा है वो क्या होती है, फिलामेंटस एल्गी होती है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। दे आर मल्टीसेलुलर, नहीं, अमीबा यूनिसेलुलर है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तीनों में क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसिकल आर द एक्टिविटीज विच रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट लोकेशन एंड नेम ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द गिवन टेबल। ओके, तो देखो स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, मेनली पोस्चर बैलेंस की, ठीक है। तो वो आपकी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, हिंड ब्रेन, जिसमें भी कौन, स्पेसिफिकली सेरिबेलम। तो आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। आप ऑप्शन भी चेक कर लेना कि ऑप्शन सी बी में मार्क किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज, ओके, तो गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टंग, यस। गस्टेटरी रिसेप्टर आपके किस चीज़ के लिए होते हैं, बेसिकली टेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद द कॉलम बी। ओके, देखो फ्लोएम, फ्लोएम का क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, नेफ्रॉन एक्सक्रीशन, ठीक है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो एक आपका आ जाएगा सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी थर्ड, ठीक है। तो ये दिस इज योर करेक्ट आंसर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, यस ऑब्वियसली न्यूट्रिशन क्या है आपके लिए, नेसेसिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि जितनी भी
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है, तो वो एनर्जी जो आने वाली है वो कहाँ से आएगी, आपकी न्यूट्रिशन से, ठीक है, प्लस ग्रोथ, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ, सेलुलर लेवल पे ग्रोथ, ठीक है, तो ये सब भी आपका किस वजह से होता है, न्यूट्रिशन की वजह से। तो न्यूट्रिशन इज़ 100% नेसेसिटी फॉर एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय फॉर वेरियस पर्पजेस, ठीक है, देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और जो भी न्यूट्रिशन आपका प्रेजेंट है उससे आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी जैसे प्रोटीन्स है, बिल्डिंग ब्लॉक आपके बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट है, सारा एनर्जी आपको वहीं से मिलेगा। तो यस, न्यूट्रिशन इज कम्प्लीटली नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। ओके, प्लांट और लेग्स, आर लेग्स, ठीक है, इसके बीच में हमें कंपेयर करना है। तो देखो ऑब्वियसली जो मूवमेंट है प्लांट में उसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू फंक्शन नहीं करता है, बट हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड क्या है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिले होगी, उसके बाद फिर उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, देन फिर उस इन्फॉर्मेशन को वापस से इफेक्टर स्ट्रक्चर तक पास कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से एक मैकेनिज्म रन होता है किसके केस में, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल के केस में। चलिए उसके बाद देखो प्लांट सेल्स जो हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, ठीक है, जो टच मी नॉट प्लांट था उसमें हमने देखा था कि वाटर का अमाउंट कैसे चेंज हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग उसमें मूवमेंट चेंज हो रही थी। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, गॉट इट। चलिए अब देखो इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स भी नहीं होते, बट हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, जो क्या कराते हैं आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, गॉट इट। चलिए इसी का एक और पार्ट भी था हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, बेसिक वही हम फिर से मेन डिफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, रिले इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपका कोई सेंसरी ऑर्गन है, वहाँ से क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी रिले न्यूरॉन तक, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन इफेक्टर तक जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास कोई एज सच सिग्नल नहीं होते हैं, ठीक है, देखो इसने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल मीन्स फ्रॉम सेल टू सेल, ये सेल टू सेल जा रहे हैं, ठीक है, बट वहाँ न्यूरॉन आपके क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा आपके पास बॉडी पार्ट्स के लिए जो मूवमेंट है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपके पास क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, बट प्लांट्स के पास ऐसे कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, ऑल्दो उनके पास क्या है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस टाइप की कुछ प्रोसेसेस, जिसमें एंडोस्मोसिस में जो वाटर है वो सेल के इनसाइड फिल हो जाता है और एक्सोसिस में जो वाटर वो एग्जिट करता है, ठीक है। तो इस टाइप से प्लांट के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो आपको ये बेसिक कुछ पॉइंट्स मेंशन करने थे, दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पता नहीं बच्चों को इतना टिपिकल क्यों लगा ये क्वेश्चन, वाई द लीफ इज बॉइल्ड इन एल्कोहल फॉर अ फ्यू मिनट यूजिंग अ वाटर बाथ in an experiment to show that sunlight is necessary for photosynthesis, ठीक है, सबने करेक्ट बिल्कुल एक्सप्लेनेशन लिखी, लेकिन ये जो पॉइंट था क्वेश्चन में, यूजिंग अ वाटर बाथ, हम वाटर बाथ को क्यों यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रूविंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली देखो आपको क्या याद रखना है कि जो एल्कोहल है वो क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे ही अगर आप उसको डायरेक्टली क्या करोगे, बर्न करोगे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फायर कैच कर ले। इसलिए हम क्या करते हैं, जो वाटर बाथ है उसमें आपकी जो एल्कोहल है उसको हीट करते हैं, सो दैट जो आपकी जो लीव्स हैं, ठीक है, उनकी जो पिगमेंट है बेसिकली क्लोरोफिल, वो क्या हो जाए, वहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे प्रिकॉशन की तरह किसको यूज़ करना है, वाटर बाथ को यूज़ करना है, सो दैट जो एल्कोहल है वो डायरेक्टली क्या ना करे, फायर कैच ना करे, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आप बस वो हिट नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस में एल्कोहल अगर हमें यूज़ करनी है तो उस एल्कोहल के लिए भी तो हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हर दूसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है। देखो जितने भी इंटरेक्शंस हैं बॉडी के अंदर वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी क्या होती हैं, न्यूरल कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि बट जो न्यूरल कंट्रोल में आपकी इंटरेक्शंस हैं उसमें साथ साथ में कोऑर्डिनेट कौन करता है, आपका हार्मोनल सिस्टम। मतलब सपोज करो कि नर्वस सिस्टम ने कोई कमांड दी
तो उस कमांड के कॉन्टेक्स्ट में या उस कमांड के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपका हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होगा और कुछ ऐसे टिश्यूज़ को टारगेट करेगा जहाँ पे हार्मोनल टिश्यू आपका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब जो हार्मोनल सिस्टम है वो वहाँ तक पहुँचेगा बॉडी में जहाँ तक आपका नर्वस सिस्टम नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो मेन यस आप ये बोल सकते हो कि नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और हार्मोनल सिस्टम में आपके मेनली क्या प्रेजेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड तीनों कोऑर्डिनेशन सिंक में फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के मैक्सिमम जो फंक्शंस हैं उनको क्या करें, रेगुलेट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर एनिमल हॉर्मोन्स, ठीक है। देखो एनिमल हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आर रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, टू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इनकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो सबसे पहले तो ये क्या है, मैसेंजर्स, केमिकल सब्सटेंसेस, साइट स्पेसिफिक, टारगेट स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब ये जहाँ से रिलीज हुए ये अपने टारगेट पे पहुँच के क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। प्लस जो हॉर्मोन्स हैं आपके, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, या मतलब हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कोई डक्ट तो प्रेजेंट होती नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास, इसलिए जो हार्मोन्स हैं उनको कहाँ रिलीज किया जाता है, डायरेक्टली हम उनको पोर कर देते हैं कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो मैंने 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन which brings change in male humans during the beginning of adolescence, ठीक है। ओके, तो बेसिकली प्यूबर्टी के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे आपका हार्मोन कौन सा आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट, विच कोऑर्डिनेट्स द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंसुलिन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है आपका टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इंसुलिन आपका कहाँ से रिलीज होता है, बेसिकली पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास सीक्रेट करता है आपका क्या, इंसुलिन। चलिए देखो यहाँ पे वही सब कुछ मेंशन है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, उनको रिलीज़ करते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट हमारा रह गया था, स्मॉल क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। साइट स्पेसिफिक, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। चलो, टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस, और इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका, पेनक्रियास। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो ठीक है, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं कि फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं क्या इस थ्योरी को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑन विच द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स एक्ट अपॉन। देखो ग्लैंड आपका कौन सा हो जाएगा, कहाँ है, नेम द ग्लैंड, ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और आपका कोई भी जो सब्सटेंस है, कंपोनेंट ऑफ फूड आपका क्या हो जाएगा, स्टार्च, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो स्टार्च है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल शुगर में, बेसिकली मैल्टोज, ठीक है। स्टार्च इज गोइंग टू कन्वर्ट इन मैल्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 organs हैव अ स्फिंक्टर मसल एट देयर एग्जिट, नेम देम। ओके, तो बेसिकली आपका स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, तो काफ़ी ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। देखो म्यूकस जो है वो क्या कर रही है, पूरी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द हार्मफुल एक्शन ऑफ HCl। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और म्यूकस नहीं होगी तो इसका मतलब जो स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो पूरी क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, उसमें क्या हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। विलाई आर एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर विलाई वहाँ प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था अब वो नहीं हो पाएगा। मतलब आप कितना भी न्यूट्रिशन लेते रहो, कितनी ही डाइट आप इनटेक करो, लेकिन फिर भी माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन आपकी आ जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास कोई भी एफिशिएंट स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, bile juice does not contain any enzyme yet it has an important role in digestion, justify the statement। okay yes, bile juice आपका प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर, और सिक्रीट कौन करता है या स्टोर कौन करता है, मेनली आपका गोल ब्लैडर, ठीक है। तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, बट
बाइल जूस आपका मेन फंक्शन परफॉर्म करता है किस में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली आपका जो लार्जर जो फैट ग्लोब्यूल हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर फैट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस। ऑल्दो जो आपका जो काइम बन के आता है स्टमक से, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्लस में एसिड, ठीक है। तो उस एसिडिक मीडियम को वापस से अल्कलाइन पीएच तक लेकर आने में भी कौन आपका हेल्प करता है, मेनली बाइल जूस। ओके, सो दिस इज the whole solution of your biology section. Thank you so much.